हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है कि 3 स्टेजेस दैट लीड टू पैनिक अटैक। 3 ऐसी स्टेजेस आप अपने आप में डायग्नोस कर सकते हैं कि आप कौन से स्तर पे हो, जो आपको धीरे 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 एंजाइटी, इनसिक्योरिटी या पैनिक अटैक के नज़दीक लेके जाएगी। और आज वो चीज़ बता रही है हमें श्लोक नंबर 63 ऑफ चैप्टर नंबर 2 भागवत गीता का। आज का जो क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको देखना है आप कौन सी स्टेज पे हो और आपको क्या रेमेडी करनी है उस चीज़ के लिए। नहीं तो आप किधर जा रहे हो, आपका आगे हम कोई भी डिसीज़ लेते हैं तो हम उस पेशेंट हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब कितने दिनों में ठीक होगा, या इसका क्या आगे प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब इसका अंत क्या होगा, ये किस दिशा में जा रहा है, क्या ये वर्स्ट हो जाएगा, क्या आप सिर्फ मेंटेनेंस पे डालोगे, या हम यहाँ क्योर की बात कर रहे हैं। तो और अगर ये अनट्रीटेड रह गया तो ये कितना फेटल हो सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोग्नोसिस ऑफ द एंटायर डिसीज़, कि इस पूरे डिसीज़ का क्या अंत होगा, क्या अंजाम होगा। तो आज आपने ये देखना है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, डायग्नोस करना है कि आप कौन से लेवल पे हो और आपके डिसीज़ का क्या प्रोग्नोसिस होगा। जो 3 स्टेप्स आज मैं बताऊंगी आपको देखने हैं कि आप किधर हैं, और आगे अगर ये बढ़ता गया तो ये स्टेप 2 क्या होगा, क्या स्टेप 2 शुरू तो नहीं हो गया, और स्टेप 3 क्या होगा इस डिसीज़ का। तो बढ़ने से पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम ज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि घोर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदंत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो वेलकम ऑल। और आज हम देखेंगे एंजाइटी और पैनिक अटैक, द 3 स्टेप्स डायग्नोसिस फॉर योर पैनिक अटैक। सो फर्स्ट हम अपना श्लोक पढ़ते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ये बताएगा चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 64 श्लोक पे हैं हम। क्या है श्लोक? राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशीर विद्यात्मा प्रसद्दम अधिगच्छति। इसका अर्थ है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब जिसने अपने राग और द्वेष को, जिसने अपने लस्ट और एंगर को अंडर कंट्रोल कर लिया और इसकी वजह से क्या हुआ, उसने अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब ये भगवान की पूर्ण कृपा क्या है और हमें भगवान से प्रेम क्यों करना चाहिए, ठीक है। यदि हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, यदि हमें भगवान की पूर्ण कृपा नहीं मिलेगी, तो देखिए इट्स लाइक अ रिवर्स एक्शन। ये होगा तो भगवान की कृपा मिल रही है, और भगवान की कृपा होगी तो ये होगा ही होगा। सो इट्स लाइक एन इन्वर्स रिएक्शन, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि भगवान की कृपा मिल गई तो राग और द्वेष तो वैसे कंट्रोल हो जाएंगे और इंद्रियां संयम में हो गई, और दूसरा इंद्रियां संयम में हो गई और राग और द्वेष हट गया तो भगवान की कृपा मिलनी बहुत इजी हो जाएगी। सो दिस इज़ एन इन्वर्स थिंग। पर पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ये पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बहुरूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृत्रिम रूप से मतलब कि आप डिफरेंट योगा, मेडिटेशन या किसी और आपने मोटिवेशनल स्पीच सुन ली तो आप थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो गए, लाइक फॉर 1 डे, 1 वीक, मे बी 1 मंथ, लेकिन उसके बाद फॉल डाउन हो जाता है जब तक आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे। इन शॉर्ट, जब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी तब तक ये पॉसिबल है नहीं। टेम्परेरी बेसिस पे मे बी नॉट हो सकता है टेम्परेरीली, लेकिन परमानेंटली ये नहीं होगा, ठीक है। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भाविक व्यक्ति ऊपर से
विषयी स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावामृत होने से वह विषय कर्मों से आसक्त नहीं होता। तो हमें लगता है कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं, जो माला जप रहे हैं, जो भगवान की सेवा अर्चो गिरा के कर रहे हैं, ऑल्दो वो भी ऐसे ही लगते हैं कि भैया वो भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, वो भी शाही पनीर खा रहे हैं, तो हमने प्याज डाल के शाही पनीर खा लिया तो क्या हो गया, वो भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस ये है कि हम उस चीज़ में आसक्त हो जाते हैं। अगर आज हमें शाही पनीर नहीं मिला तो हम रोना पिटना डाल देते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ही ज़िद्दी बच्चे होते हैं, उसकी मम्मी मना कर दे किसी चीज़ के लिए तो वो सड़क पे लेट के रोना शुरू कर देता है। जैसे मेरे पास एक बच्चा आता है, वो जब भी दवाई लेने आता है या वो जब भी घर से स्टेप आउट होता है तो उसकी मम्मी जो है उसको कोई ना कोई टॉय दिलवाएगी ही, नहीं तो वो सड़क पे उनका रोना धोना कर देता। हर बार आता है तो कभी दवाई लेने आता है तो हर हफ्ते कभी आयरन मैन ले आता है, कभी स्पाइडरमैन, कभी बैटमैन, कभी इतने सारे वो टॉयज़ अपने हाथ में लेके आता है। तो एक दिन मैंने पूछा ही था तो उसकी मम्मी ने मेरे को ये चीज़ बताई। तो वैसे ही ये क्या है, आसक्ति है उन टॉयज़ से। जैसे बच्चे की उस टॉयज़ में आसक्ति है, वैसे ही हमारी भी उस कर्म में, उस क्रिया में इतने ज़्यादा आसक्त हो जाते कि नहीं, आज हमें अगर मैकडी का बर्गर खाना ही है और अगर नहीं मिला तो हमारे को लगता है कि बस दुनिया जीने का कोई फ़ायदा नहीं, दिल टूट गया, मना कैसे हो गया। लेकिन कृष्ण भावामृत व्यक्ति क्या होता है, उस चीज़ से आसक्त नहीं होता तो उसे इतनी गिरेगी नहीं। जितना आप अपने आप को ऊपर तूल करोगे, जितना आपका ईगो बड़ा होगा, जब गिरते हो तो उतनी ज़्यादा चोट लगती है। मतलब छठी मंजिल से गिरना और पहली सीढ़ी से गिरना, डिफरेंस तो होगा ना। छठी मंजिल से गिरोगे तो सर्वाइवल के चांसेस बुरे हैं, और अगर पहली सीढ़ी से ही गिर गए तो क्या होगा, हल्की सी तो चोट लगेगी, हल्की मोच आ जाएगी, या क्या पता कभी चोट भी ना लगे। सो यही होता है कि जितनी हम आसक्ति बढ़ाते हैं उतना हम ज़्यादा गिरते हैं, तो हमें चोट बहुत लगती है। हमें लगता है ये क्या हो गया हमारे साथ, बस थॉट्स आ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, एंजाइटी आनी शुरू हो जाती है। सो ये डिफरेंस है कृष्ण भावामृत व्यक्ति, क्योंकि कृष्ण भावामृत व्यक्ति को एग्जैक्टली पता है कि ये जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, ईशावासी प्रिंसिपल, ईशोपनिषद में जो दे रखा है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, हर चीज़ भगवान द्वारा बनी है और भगवान की सेवा के लिए बनी है। तो हमें जो भी चीज़ मिल रही है वो हमें भगवान के लिए ही यूज़ करनी है, रादर देन अपने लिए यूज़ करनी है, तो रादर देन अपने लिए यूज़ नहीं करनी। लेकिन जब हम ये प्रिंसिपल भूल जाते हैं तो हमें लगता है हर वस्तु जो है हमारे ही भोग के लिए बनी है, तो हम गिरते हैं। तो हमें ज़रा सा नो बोल दिया जाए तो भैया हमें लगती है हमारा बचता है बैंड। आगे पढ़ते हैं। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। जो कृष्ण भावामृत व्यक्ति है उसको क्यों इतना आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य जो होता है कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अगर कृष्ण की इच्छा है तो वो कार्य करेगा जो दुनिया वाले कहेंगे। जैसे एक भक्त हुए थे, मैं उनका नाम भूल गई, नामदेव जी थे शायद, हाँ, उनके फादर जो थे वो एक सन्यासी थे, एक ऐसे भक्त थे, उन्होंने गीता का बहुत अच्छा पाठ किया, मैं उनका नाम भूल गई। तो एक सन्यासी पुरुष था और उन्होंने बहुत अखंड संन्यास लिया हुआ था, लेकिन कृष्ण ने आके उनके हृदय में उनको दर्शन दिए ड्रीम में आकर और कहा कि तुम विवाह कर लो और तुम्हारे द्वारा मेरा एक बहुत उत्तम भक्त उत्पन्न होएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज अगर मैं कृष्ण को सोचा कि भाई मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने तो सारी आसक्ति छोड़ रखी है, और ये उस समय की बात है जब सन्यास जो वर्ण आश्रम का स्तर था उसको सबसे ऊंचा माना जाता था, और जो व्यक्ति उस सन्यास के स्तर से गिर जाता था तो उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता था, उसको बड़ी खराब नज़रों से देखा जाता था, उसे ऐसा देखा जाता था जैसे किसी वैश्या को देखा जाए, किसी प्रोस्टिट्यूट को देखा जाए। तो वो जो सन्यासी महाराज थे तो भगवान ने उनको कहा कि नहीं, तुम विवाह कर लो क्योंकि मेरा एक भक्त तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होना चाहेगा। तो उस व्यक्ति ने विवाह कर लिया जबकि उसको सोसाइटी से बहिष्कृत कर दिया। तो सामान्यता वो विवाह नहीं करता क्योंकि उसका इंद्रियों पे संयम था, लेकिन क्योंकि कृष्ण की इच्छा रही
कि तुम विवाह कर लो, तुम अपना आश्रम नीचे आ जाओ। जो संन्यास आश्रम होता है वो सबसे उच्च होता है, और गृहस्थ आश्रम जो होता है वो नीचे होता है। तो तुम अपना आश्रम नीचे कर लो, तुम गृहस्थ आश्रम में आ जाओ, क्योंकि मेरे को तुमसे काम है। तो उस व्यक्ति ने विवाह कर लिया, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। चाहे सोसाइटी ने उसे बहिष्कृत कर दिया, उसके बच्चे जब हुए, उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं दिया, देन उन हस्बैंड वाइफ ने जाके पूछा कि इस चीज़ का क्या उपाय है कि हम अपने आप को शुद्ध करें। तो उनको किसी गुरु ने कहा कि तुम जाओ, जाके अपना देह त्याग दो, तभी तुम्हारे बच्चे जो हैं पवित्र होंगे। तो वो हस्बैंड वाइफ ने जाके सुसाइड भी कर दिया। तो वो जो मेरे ख्याल से वो नामदेव के पिता थे, जो बहुत बड़े आगे भक्त हुए, या एक मतलब मैं नाम भूल रही हूँ, शायद नामदेव नहीं थे, कोई और थे। तो ये देखिए कि जो कृष्ण भावामृत में है, जो है उसको पता है कि हमारा बेसिक गोल क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, और हमें सारा कार्य जो करना है कृष्ण के लिए करना है। और वो कार्य भी कर देगा जो उसको उसको इतना सोसाइटी में उंगलियां उठाएगा, या उसे डिग्रेड कर देगा सोसाइटी में, तब भी वो कार्य करेगा। और वो कार्य नहीं करेगा जो सामान्यतः वो अपने लिए करते हैं। जैसे वो सन्यासी थे, वो सामान्यतः अपने सन्यास धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो छोड़ दिया कि कृष्ण नहीं चाहते मैं सन्यासी बनूं, तो उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है। मतलब यही जो चेतना है, दिस कॉन्शियसनेस की ईशावाशा प्रिंसिपल की एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, और हमें गॉड कॉन्शियस होना है, गॉड को सेंटर में रख के सारे अपने रिलेशनशिप निभाने हैं, अपने सारे क्रिया और कर्म और कार्य सब उनको बीच में रखते हुए करने हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस। व्हाट कृष्णा वांट्स पूरा भागवत गीता में लिखा है, व्हाट कृष्णा वांट्स फ्रॉम अस। तो हम जब गुरुओं के द्वारा इस भागवत गीता को अच्छे से समझते हैं, तो हमें पता चलता है भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कि नहीं उन्होंने अर्जुन को ही उद्देश दिया, अर्जुन को ही बोला, नहीं, कृष्णा हैज़ रिटन ऑल दिस फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम समझे। और जब हम ये समझते हैं और हम उस कार्य में थोड़ी सी भी सिंसियरिटी दिखाते हैं, तो भगवान की कृपा हम पे मिलती है। और हम द एवरीथिंग इज़ टू डेवलप लव फॉर गॉड। अब क्वेश्चन उठता है, वाई टू डेवलप लव फॉर गॉड? क्यों भगवान को ही क्यों प्यार करे भैया? भगवान में इतना ईगो क्यों है कि वो कहते हैं भैया मेरे को प्यार करो, माय वे और नो वे, है ना? तो ऐसा नहीं है। अगर यदि हम भगवान को प्यार नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारी शुरू होती है द 3 stages दैट कैन लीड टू अ पैनिक अटैक, दैट कैन लीड टू जो सो कॉल्ड हम कहते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ सुसाइड केसेस जो हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ जो हमारे यंगस्टर्स जा रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, सेक्स हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन बन रहा है, इवन द गर्ल्स फॉर मनी जो है, अच्छी फैमिली की गर्ल्स जस्ट फॉर मनी जो है सेक्स ट्रेड में जा रही हैं, विलिंगली जा रही हैं। ठीक है, सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो इतना ओपन कल्चर होता जा रहा है। द नेटफ्लिक्स, द OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल एक स्क्रूटनी नहीं रही। पहले तो सर्टिफिकेशन होता था कि ये एडल्ट है, ये इट्स फॉर एवरीवन, सब देख सकते हैं, पर अब वो जैसे स्क्रूटनी ख़त्म हो गई है। OTT प्लेटफॉर्म में इतना न्यूडिटी आ गया एंड एवरीथिंग इज़ बीन सो एक्सपोज। तो जो हमारा कल्चर बनता जा रहा है वो क्या है और वो क्या लीड कर रहा है? आर वी बिकमिंग इंडिपेंडेंट? आर वी बिकमिंग मतलब बहुत ज़्यादा हम एडवांस हो रहे हैं, या हम पीछे जा रहे हैं, हम आदिवासियों की तरह जा रहे हैं और हमारे को उसका सेटबैक लगेगा? सो ये चीज़ है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लव गॉड। क्यों भगवान इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि भैया मुझे सेंटर में रख लो? क्यों कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं? क्यों अपनी इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं? तो अब हम जानेंगे द स्टेज 1, हर व्यक्ति के मन की क्या इच्छा होती है। आप अपना मन टटोलिए, ठीक है, आपके मन की क्या इच्छा है आप जानिए। हमारी सबसे जो बेसिक इच्छा होती है कि कोई हमें प्यार करना, अरे कोई तो मिल जाए हमें प्यार करने वाले। गाना भी था ना, मैं भूल गई, टीवी देखना और मूवीज़ देखना बहुत छोड़ दिया, तो अब ऐसा याद नहीं आता। क्षण भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, चाहे झूठा, ऐसा ही कुछ ऐसा गाना हुआ करता था।
पुरानी मूवीज़ का है। सो सबसे इच्छा होती है कि कोई हमें डीप लव दे, जिसमें कोई अल्टीरियर मोटिव ना हो, प्योर लव मिले हमें। जितना मैं एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना ही मुझे वापस मिले, उतना नहीं तो उससे ज़्यादा मिले, लेकिन उससे कम ना मिले। मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरी दिल की इच्छा जान ले, और मेरे को सरप्राइजेस मिले, मुझे ऐसा मिले। तो हर बंदे की ये इच्छा होती है कि हमें ट्रू लव मिले, डीप सीटेड इच्छा होती है, चाहे वो कोई भी हो। ऊपर से आप मटीरियली चलो, हाँ, बंगला, कैरियर, नौकर चाकर, फॉरेन टूर, हॉलीडेज, एवरीथिंग ये ठीक है, लेकिन डीप सीटेड डिज़ायर क्या होता है कि केयर मिले उस लेवल पे। तो क्या वो पूरा हो पाता है? क्या जो हम अगले बंदे से, अपने स्पाउस से या अपने फ्रेंड्स से या अपने किसी भी रिलेटिव से हम वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये सबकी इच्छा है यहाँ पे। मेरी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, इधर मेरे बेस्ट फ्रेंड की इच्छा है, मेरे स्पाउस की यही इच्छा है, उसकी भी यही इच्छा, मेरी भी यही इच्छा है। तो इच्छा क्लैश करेगी ना, क्योंकि मैं तो ज़्यादा मांग रही हूँ, कोई देना नहीं चाह रहा। सबकी इच्छा क्या, वी वांट, सब मांग रहे हैं। तो जब सबकी इच्छा मांगने वाली है तो देने वाला कौन है भाई? तो ये चीज़ तो पूरी होएगी ही नहीं। और जब ये चीज़ पूरी नहीं होती तो तब क्या होता है, हमारे में ऑब्सेशन आ जाता है, हम इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। मैं आपको एक कभी अपनी मतलब एक बच्चे का केस बताती हूँ, जो 7 साल का बच्चा है, जो मेरे पास आ रहा है। उसकी मदर और उसके फादर का डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि बड़ा ही देवर इन अ वेरी बैड मैरिज। द फादर हैड अ मेनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो प्रोस्टिट्यूट्स, एस्कॉर्ट्स के पास जाते थे। मदर ने बहुत कोशिश करी कि सुधर जाए, चीज़ें होए, सही हो, पर नथिंग हैपन। लेकिन जब वो फादर घर में भी पॉर्न मूवीज़ देखने लग गए, और वो लड़का को भी बीच में बिठा लेते या एडल्ट मूवीज़ दिखाने लग गए, तो मदर सेट बैक कि नहीं, दिस इज़, मेरा बच्चा बिगड़ रहा है, तो अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए। सो दे आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। तो बहुत लड़ाइयाँ हुई, उस बच्चे ने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी। अब क्योंकि मदर फादर अभी सेपरेटली रह रहे हैं और बच्चा मदर के पास रह रहा है, तो उसको एक चीज़ मिसिंग लग रही है कि हमारी फैमिली जो है कंप्लीट नहीं है। उसके लिए कंप्लीशन मतलब जैसे दिखाया जाता है बुक्स में, एक मदर है, फादर है, बच्चा है और भाई बहन है, तो उसको लगता है हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं है, हमें इकट्ठे रहना चाहिए, हमें एक घर में 2 जने नहीं रहने चाहिए। तो उसको ये फियर है, 2 जनों से थोड़ा ना फैमिली बनती है, कम से कम चलो पापा से अलग हो गए तो नाना नानी हमारे साथ रहें, ऐसे ना करें। तो उसके दिमाग में इतना ज़्यादा ये फियर बैठ गया कि हम 2 हैं, और 2 मतलब नॉट कंप्लीट, और नॉट कंप्लीट का मतलब कोई भी एंटी सोशल चीज़ हमें अटैक कर सकती है, कोई भी हमारे घर में घुस सकता है, चोर आ सकता है, भूत आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज वी आर नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि उसके लिए लव का डेफिनेशन है, एक कंप्लीटनेस है। लव का डेफिनेशन है कि हाँ, एक और बंदा, 2-3 बंदे होने चाहिए। लव का डेफिनेशन है कि हर चीज़ मुझे मिलनी चाहिए एज अ सिक्योर एनवायरनमेंट की तरह। अब क्योंकि उसको मिल नहीं रही, उसका ये फियर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, जिसकी वजह से उसको ब्रेथलेस अटैक आने लग गए। ही बिकेम ब्रेथलेस, एज इफ कि बस लाइफ ख़त्म है। 7 साल का बच्चा कह रहा है, मामा मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। उसको ब्रेथलेसनेस, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई ये एस्थमा की शुरुआत है, लेकिन वी कैन ट्रेस बैक कि उसका हिस्ट्री जो है एनजाइटी के साथ है। जब वो अपने फ्रेंड्स में, अपने कजन्स के साथ बिजी है, उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही। एज सुन एज ही स्टेप्स होम, उसको ये सारी दिक्कत हो रही है, और 7 साल से पहले उसको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सो ये चीज़ है कि जब हमारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती, व्हाट वी वांट इन अ रिलेशनशिप, ये स्टेप नंबर 1 है, तब थोड़ी एंजाइटी, इनसिक्योरिटी आती है। अनदर केस आई टेल यू ऑफ अ लेडी, जो 25 साल की थी, उसकी शादी हुई एक वकील के साथ, और उस वकील के साथ वो अपने हस्बैंड से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई कि वो अपने हस्बैंड को और कोई रिलेशनशिप के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती, ना उसकी मदर के साथ, ना उसकी सिस्टर। जो उसका हस्बैंड था, जो उसकी सिस्टर थी, वो एक बहुत अब्यूसिव मैरिज में है, जहाँ उसके हस्बैंड का अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनका जिम है, और जिम में बहुत सारी लड़कियों के साथ उनका अफेयर चलता रहता है। ही हैज़ बीन कॉट मैनी टाइम्स, पर वो इस शादी से बाहर इसलिए नहीं आती क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं, और वो शी इज़ नॉट फाइनेंशियली सो इंडिपेंडेंट कि वो अपना अलग से रह के बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर सके।
तो उसका जो ब्रदर था वो हमेशा उसकी हेल्प करता रहता, सिस्टर के घर कोई प्रॉब्लम होती, सिटिंग्स होती तो उनको जाना पड़ता। बट दिस लेडी हु हैज़ बीन मैरिड टू दिस बॉय, जो वकील है, जो लॉयर है, वो इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि नहीं, माई हस्बैंड मीन्स कम्प्लीटली फॉर मी, मेरी सर्विस के लिए, मेरी नीड्स के लिए, मेरे बच्चे की नीड्स के लिए। उनका एक बेबी बॉय भी हो गया, पर नहीं, उसको लगा मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरी नीड्स के, मुझे घुमाए, मुझे लेके जाए, अपना टाइम 24/7/365 डेज जो है वो सिर्फ मेरे हैं। इसको कोई हक नहीं बनता कि अब ये अपनी माँ का काम करे, इसको कोई हक नहीं बनता कि ये अपनी बहन के पछड़ों में जाए और वहाँ पे कुछ करे। सो दैट लेडी बिकेम सो ऑब्सेस्ड कि उसने अपने हस्बैंड को कमरे में बंद कर दिया। अगेन व्हाट इज़ दैट? नीड, लव, मुझे चाहिए, वांट, कि हाँ मैं जितना मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए लेबर पेन सहा, बच्चा पैदा किया, मैंने सब किया, नाउ आई वांट यू होल एंड होल। तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो वो लेडी ने क्या किया, उस अपने हस्बैंड को अपने बेडरूम में बंद करना शुरू कर दिया जब तक उसके काम पे जाने का टाइम नहीं हो रहा। और नहीं तो वो इतना रोना हो जाता, लड़ाइयाँ बढ़ जाती। उसका हस्बैंड उसको रोज़ समझाता, देख मेरी नीड है, तू मेरे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन मेरी माँ भी है, बहन भी है, मेरे को और भी रिश्तेदारी निभानी है, चल मैं तेरे को घुमा के लाता हूँ। ब्रेक्स लेते वो कभी शिमला जाते, कभी कहीं घूमने जाते, जितनी भी उनकी पॉकेट अलाउ करती, और हर इवनिंग उसे 1 घंटा टाइम रहता, संडे पूरा संडे उसके लिए रखता। बट लेडी वो इतनी इनसिक्योर हो गई कि नहीं, ये मेरे हाथ से निकल जाएगा, ये सिर्फ माँ बहन में ही लगा रहेगा, मेरा क्या होगा, मेरे को कौन देगा, मेरा गोल्डन पीरियड निकल रहा है, मेरा गोल्डन पीरियड निकल रहा है, मैं अभी जवान हूँ, अभी मुझे भोग करना है, अभी अगेन आई वॉन्ट। और उसमें उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई कि उसको डेंगू का अटैक आया। जस्ट करवा चौथ के 1-2 दिन के बाद उसके डेंगू का अटैक आया, और वो डेंगू इतना सीवियर हो गया, उसकी प्लेटलेट्स काउंट गिर गई। और जब उसका बहुत ज़्यादा बुरा डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस में पहुंच गई, तो शी स्टार्टेड बिकमिंग ऑब्सेस्ड। कपड़े उतारने शुरू कर दिए हॉस्पिटल में, शी वॉज इन द ICU, दवाइयाँ नहीं लेनी, मतलब उसको बांधना पड़ा, चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई। और उस समय भी कह रही, मेरा पति मेरे सामने बैठे, मेरा पति मेरे सामने बैठे। एंड शी बिकेम सो ऑब्सेस्ड। और 27-28 साल की लेडी, शी डाइड ऑफ डेंगू। क्या हुआ? मेंटल एंजाइटी ऑब्सेशन ने, हाँ आई वॉन्ट को इतना ज़्यादा एग्रवेट कर दिया कि उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई एंड शी डाइड। अनदर केस, एक और केस बताती हूँ ना, दिस इज़ इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी, दिस इज़ फार इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी। मैंने 7 साल के बच्चे का इसलिए केस उठाया क्योंकि इट इज़ नॉट एज स्पेसिफिक। 25 साल की उठाया। अब एक 21 ईयर ओल्ड गर्ल का बताती हूँ कि शी हैज़ जस्ट स्टेप्ड इनटू हर करियर, और उसको ये लगता है कि नहीं, अब करियर है, करियर से मुझे पैसे चाहिए। ओके, सो इफ़ वी आर नॉट फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन आवर रिलेशनशिप, तो स्टेप 2 आता है। यहाँ पे स्टेप 1 ख़त्म करते हैं, स्टेप 2 पे जाते हैं। उसमें ये केस बताती हूँ। स्टेप 2 क्या है? पहले तो हमें है कि व्हाट इज़ अ डीप डिज़ायर, ठीक है। और जब वो चीज़ नहीं मिलती, तो आपने देख लिया, जब हम उसको बहुत एक्सेस में ले जाते हैं तो कौन पूरी करेगा? ये भगवान पूरी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है गिव करते हैं, भगवान दे रहे हैं। उन्होंने ये संसार हमारे लिए बनाया। हम लोगों को क्या आता है? लेना आता है। देना किसको आता है? देना तो सिर्फ भगवान को आता है, इंसान को तो देना आता ही नहीं है। जब हर इंसान की यही इच्छा, मुझे चाहिए, तो कौन देगा? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाई वी लव गॉड। पर हम इसको रेक्टिफाई नहीं करते, वी डोंट फाइंड लव इन गॉड। हम क्या करते हैं? हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं और कहते हैं वी विल डाइवर्ट आवरसेल्फ, हम बनेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, हम बनेंगे करियर ओरिएंटेड, हम अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे और हम करेंगे जाके मस्त तरह की शॉपिंग। पैसा होएगा ना तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लोग तो यूँ चिंटों में खरीदे जाते हैं। यू कैन बाय लव, समथिंग लाइक दैट। या मोटिवेशनल स्पीच आप सुन ले तो येस यू कैन डू इट। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे एलन मस्क को देखते हैं, हम इतने सारे अमीर लोगों को देखते हैं कि जो इतना अदानी, अंबानी, इनका हम केस स्टडी सुनते हैं, हम कहते हैं छोड़ो ये तो इमोशनल सेंटिमेंटल चीज़ें, लेट गेट्स टू प्रैक्टिकल थिंग। पैसा होना चाहिए।
चलो ठीक है, अब मटेरियलिस्टिक भी बन गए, हम अपने आप को डाइवर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों में। जब हमें ह्यूमन लव नहीं मिलता तो हम मटेरियल थिंग्स में हम अपना लव ढूंढते हैं। ये ब्लंडर है। आंसर क्या था? लव गॉड। लेकिन हमने क्या किया? नहीं, भगवान के लिए उम्र बढ़ी है, बुढ़ापे में करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? वी गो टू अनदर थिंग, मटेरियलिस्टिक थिंग। बन जाओ मटेरियलिस्टिक, बना लो अपना इतना बड़ा करियर, कर लो जितनी शॉपिंग करनी है। यू नो, शॉपिंग इज़ माई स्ट्रेस बस्टर। तो आज जो नई चीज़ आप खरीद के रहते हो, जैसे ही वो पुरानी होती है वही मन भर जाता है। ह्यूमन नेचर। जो नई चीज़ आई उसका क्रेज़ हुआ, जब तक नहीं है रोलेक्स की घड़ी भी चाहिए या मर्सिडीज़ की कार भी चाहिए, 4 चूड़ी वाली गाड़ी भी चाहिए। लेकिन जब आ जाती है 1-2 साल पुरानी हो जाती है, मन भर जाता है कि अब कुछ नया, अब कुछ नया चाहिए, अब कुछ न्यू चाहिए। करियर में एक पोजीशन आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया, अब कुछ नया, अब और आगे बढ़ना है। अरे हॉलीडे कराए, अब कुछ और, अब अभी ड्रीम हॉलीडे था ऑस्ट्रेलिया जाना, अरे हो तो आए ऑस्ट्रेलिया, अब ड्रीम हॉलीडे पूरा यूरोप, पेरिस जाना। हर चीज़ पुरानी होती रहती है, हमारा मन उससे हटता रहता है और हमें नई चीज़ चाहिए होती है। तभी आप देखते हैं लोगों के पास आज कितने कपड़े, वार्डरोब इतना ज़्यादा भरा पड़ा है, लेकिन जब भी कहीं जाना होता है शादी में तो तब भी पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिलता। अलमारियाँ ठूसी ठूसी भरी हुई हैं, लेकिन ये तो पुराने हो गए, ये तो फेसबुक पे डाल दिए, ये तो सोशल नेटवर्क पे डाल दिए। क्या हुआ? हम अपने आप को उन सारी चीज़ों से डाइवर्ट कर रहे हैं, हम अपनी उन सारी चीज़ों में एक फुलफिलमेंट देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों में हम एक लव देख रहे हैं जो हमें ह्यूमन लव नहीं मिल रहा। हम अपने आप को उस वे में बहुत इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पर क्या होगा? मटेरियल चीज़ जैसे ही पुरानी हुई वैसे ही हमारा मन भर जाता है और हमें नई चीज़ चाहिए। और क्या नई, कब तक नई, कितनी नई कि हम ऊब जाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट थी, अगेन जो 21 साल की लड़की का बता रही थी। उसने करियर ज्वाइन किया, करियर में जा रही है, अच्छा कर रही है, पर एंजाइटी इतनी अच्छी होती है क्योंकि उसको लगता है मुझे इधर पहुंचना है। पहले उसको लगता था जॉब लग जाए, जॉब लग गई, हाँ अब मेरा प्रमोशन हो जाए, इतना स्केल हो जाए, वो हो गया। अब उसको लगता है नहीं मुझे यहाँ पे पहुँचना है, मुझे इस लेवल पे पहुँचना है, इस कंपनी में पहुँचना है। उसके लिए हार्ड वर्क कर रही है, पर इतनी ज़्यादा इनसिक्योर एंशियस हो गई कि अगर उसका बॉस हल्के से भी उसको गुस्से में बोल दे या नॉर्मली ही रिप्रोच कर दे, ऐसे नहीं करना था बच्चे, ऐसे करना था, उसके ऐसे आंसू हो जाते हैं। उसको लगता है मेरे को बोला ही क्यों, मतलब इसने मेरे को ऐसे बोल दिया तो ये मेरा ड्रीम जो है इतने टाइम में मैंने जो सोचा हुआ है वो पूरा नहीं होएगा। वो रोने लग जाती है, वो उस चीज़ को कंटेम्पलेट करने लग जाती है। उसका फ्रेंड उसको बोलते भाई ये ऐसे नहीं होता, तू थोड़ा इसको इस वे में देख ले, एक नॉर्मल एडवाइस भी दे दे तो उसको लगता है नो, इट्स द एंड ऑफ द थिंग्स फॉर मी। मेरा ड्रीम टूट गया, सब कुछ हो गया, मेरे को जो चाहिए वो और डिले हो गया। अगर मैंने उसको 2025 तक इमेजिन किया था तो वो 2030 तक चला गया। ओह नो, मतलब इतना ज़्यादा कंटेम्पलेशन हो जाता है कि मेरे को बोला कैसे, हाउ कुड दे से दैट थिंग टू मी। और जब ये सारी चीज़ उसके मन में आती है तो उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने इतने हार्डवर्क किया, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग। तो ये चीज़ आनी शुरू हो जाती है। जो जो पोजीशन वो लेती रही, जो जो करियर गोल्स वो अचीव करती रही, वो एकदम ज़ीरो लगते हैं, एकदम ज़ीरो उसको लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को मटेरियल थिंग्स में इतना ज़्यादा बांधा हुआ। एक और केस बताते हो, एक लड़के का जिसको ही वॉज ऑफ अ मैरिजेबल एज, वो बहुत अपने आप को अच्छा रखता था, बहुत प्रॉस्परस रखता था। तो उसने ऐसे ही एक लड़की से बात कर रहा था, तो ऐसे ही बात हुई कि भैया तुम्हारा क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, अरेंज मैरिज जीवनसाथी.com से निकाला था। तो इस लड़की ने कहा कि देखो मेरा एक HIG फ्लैट है और मैं यहाँ रहता हूँ। तो उस लड़की के मुंह से निकल गया ओ। तो इस लड़के ने कहा क्या हुआ? कहती है मैं जो है, मैं तो 500 गज की कोठी में रहती हूँ यहाँ पे, तो उस आपका तो जस्ट HIG फ्लैट है। उसने कहा ठीक है तो अब क्या कर सकते हैं। तो उस लड़की ने ना टालने की कोशिश करी, ओके। तो इस लड़के ने सीधा पूछ लिया मैसेज पे कि नाउ वुड यू नॉट कंसिडर मी एज अ गुड प्रोस्पेक्टस फॉर मैरिज। उसने कहा, तो उस लड़के का सीधा ब्लंट आंसर आया नो आई एम सॉरी, बट मैं इतने बड़े घर में रहती हूँ तो मैं HIG में नहीं रहती। और फिर इस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसको ये सोच के कि भैया जो भी गोल मैंने आज तक अचीव किया था, जो भी सारी चीज़ें मैंने अचीव की थी, इस लड़की ने मेरे को ज़ीरो कर दिया।
मैंने खुद खुद मैंने अपना बिजनेस खड़ा किया। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैंने हर चीज़ करी। मैंने ये HIG फ्लैट इतनी पॉश सोसाइटी में लिया। इस लड़की ने मेरी सारी अचीवमेंट्स को ज़ीरो कर दिया, और इतना उस लड़के ने वो मटेरियल थिंग्स को कंटेम्पलेट कर लिया कि इस लड़की ने मेरे को इससे आंका, मेरे और कोई क्वालिटीज़ नहीं देखी, बस इससे आंका कि मेरे पास सिर्फ HIG फ्लैट है और ये 500 गज की कोठी में रहती है। इतना उस लड़के को वो लगा कि उसने अब ही इज़ ट्राइंग टू गो टू दुबई, ही इज़ इन दुबई, मेरा पेशेंट ही है, और वहाँ पे अपना बिल्डिंग का काम जो उस यहाँ पे करता था वो वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है अपने आप को। उसके दिमाग में आके कि हाँ ये मेरा गोल है, ये अचीव करना है। मतलब जो उसको ऐसा लग गया कि बस ज़ीरो हो गया, अब ज़ीरो से उसे दोबारा उठना है, और उस सोच की वजह से, उस एंजाइटी की वजह से, उस सारी चीज़ की वजह से उसे थायराइड हो गया। ये सोच के उसने मुझे ज़ीरो कर दिया, मैं ज़ीरो हो गया। मतलब आप देखो, आप मटेरियल, जब आप मटेरियलिस्टिक बनते हो तो आप दूसरे को मटेरियल थिंग्स से भी जज करना शुरू कर देते हो। और जब आपको इट्स जस्ट वॉज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन विद द रैंडम गर्ल, उसके साथ जिसके साथ वो कभी मिला नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे जीवन साथी पे पॉप आउट आया, थोड़ा नंबर्स एक्सचेंज हो गए, जस्ट तुम ऐसे ही बात कर रहे हो, पहली बार उससे बात किया, उसने ऐसे बोल दिया, तो तुमको उसको दिल पे क्यों लगाना? क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि हम हर चीज़ को हर चीज़ में आते हैं। अब उसके दिमाग में भी आ गया मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो ऐसी हो, उसके स्टैटिस्टिक्स ऐसे हो, उसकी जॉब ऐसी हो, उसका इतना कमाती हो। अब उसके दिमाग में भी यही चीज़ आ गई है कि हर चीज़ मैंने आँख के देखनी है, और अब वो भी किसी लड़की को नॉर्मली हाँ नहीं बोलता, किसी लड़की से मिलना नहीं चाहता। अब वो भी बड़ा वो हो गया कि हाँ अब मुझे भी अपने स्टैंडर्ड्स चाहिए, ऐसे ही करना है। सो ये क्या हुआ, इस दिस उसको उसकी वजह से थायराइड हो गया, उसको वो नहीं दिख रहा, उसकी सोच की वजह से उसे थायराइड हो गया, उसको वो नहीं दिख रहा। लेकिन क्या होता है, मटेरियलिज्म में जाने से हम और गिरते हैं। हम दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर स्टेप 1। हम और ज़्यादा गिर रहे हैं और गिरते रहेंगे। थर्ड केस बताती हूँ। एक पेशेंट थी जिसको ऑलरेडी एंजाइटी रहती थी, चीज़ें अगेन स्टेप 1 यही था, उसे प्रॉपर रेसिप्रोकेशन नहीं मिला। डॉक्टर्स ने उसको कहा कि तुम जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो, तो तुम्हें उसमें अच्छा लगेगा। तो वो लेडी इतनी थी, जैसे ही उसको ऐसा लगता था उसको वो एंजाइटी अटैक आ रहा है, तो वो शॉपिंग करने चली जाती थी। वो 1 लाख रुपया 1 घंटे में खर्च कराती थी, 1 दिन का खर्च कराती थी। ठीक है, दे आर फ्रॉम अ हाई क्लास फैमिली, दे कैन अफोर्ड 1 लाख रुपया, पर स्टिल मैटर करता है। वो 1 लाख रुपया खर्च कराती थी, फिर भी उसकी एंजाइटी कम नहीं होती थी। टेम्परेरीली उसको बहुत अच्छा लगता था, टेम्परेरी उसको लगता था शी इज़ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पर 2-3 घंटे में वो एंजाइटी अटैक दोबारा आ जाता था। सो मटेरियलिज्म, मटेरियल थिंग्स, गोइंग टूवर्ड्स दैट एक्सेस, नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? भगवान की तरफ जाना। तो हम स्टेप 2 से भी जब हम बढ़ जाते हैं, तब आता है स्टेप 3, तब आता है इनकलाब। तब भी सॉल्यूशन है भगवान की तरफ मुड़ जाओ, सब सही हो जाएगा। अपनी इंद्रियों को संयम में करो, अपना माइंड मेंटल कंट्रोल करो। नहीं, पर हम जाते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है? इनकलाब। सारे बंधन तोड़ दो, नियम से रहना छोड़ दो। तब आता है थर्ड स्टेप, जो कि US ने इस चीज़ को बहुत किया। तब हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ देते हैं। तब हमें लगता है सब बंधन है, एक ही ज़िंदगी मिली है, उसको खुल के जियो, जैसे जानवर की तरह जी लो। ओपन सेक्स, इलिसिट सेक्स, ड्रग्स, नहाना नहीं। ये क्या है? ये हिप्पी कल्चर है जो US ने सफ़र किया था 1960s में। इनको फ्लावर चिल्ड्रन कहते थे। इन लोगों इतने ज़्यादा पैसे थे, मटेरियलिज्म हो गया, आप संपन्न हो गए। पर न्यू क्या है? न्यू क्या है? मटेरियलिस्टिक थिंग एक बार पे आके ओल्ड हो जाएगी, पर न्यू क्या है? अब नई चीज़ क्या मिलेगी, वो चाहिए। मटेरियलिस्टिक थिंग ओल्ड हो गई, अब वो फुलफिलमेंट नहीं आ रहा, वो लव नहीं आ रहा, रिलेशनशिप में नहीं आया, तो हम मटेरियलिज्म पे गए। मटेरियलिज्म अब ओल्ड हो गई है, अब न्यू चाहिए। कृष्ण क्या है? नव यौवन है। श्रीमती राधा रानी क्या? नव यौवन है, कि वो हर पल नए हैं, एवरी टाइम नए हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग, स्पिरिचुअलिज्म है। तो हम कभी भी कृष्ण से ओल्ड बोर नहीं हो सकते, लेकिन मटेरियल थिंग से बोर हो गए। यही हुआ US के उस समय
40-50s के पेरेंट्स ने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया, 60s में उनके बच्चे जो 20 साल 70s में 20 साल के हुए, उनको लगा पैसा तो है पर मज़े नहीं मिल रहे। मैं अपने बाप की तरह 9 to 5 जॉब नहीं कर सकता, मैं अपने बाप की तरह बिजनेस नहीं कर सकता, उसने तो लाइफ जी दी, मुझे तो लाइफ जीनी है। पैसा तो मिल गया ना, बाप ने कमा के छोड़ दिया, किसके लिए? पैसा लिया, उड़ाया। ड्रग्स, हिप्पी कल्चर आया, इलिसिट सेक्स आया, गैम्बलिंग आई, सड़कों पे रहने लगे, न्यूडिटी आई, न्यूडिस्ट सोसाइटी आई, हिप्पीज, कंप्लीट फ्लावर चिल्ड्रन कल्चर, रॉक बैंड। उस समय के रॉक बैंड्स देखो, बस एक सिर्फ धुआं उड़ता रहता था और डिफरेंट कलर की लाइट्स होती थी, और इतना गंदा वो एनवायरनमेंट हो गया कि कोई रूल्स नहीं, नहाना धोना नहीं, स्वच्छ नहीं रहना, जो सोसाइटी ने बोला उसके अगेंस्ट जाना। यूएस गवर्नमेंट वॉज वेरी सैड। यूएस गवर्नमेंट ने देखा कि भैया उनके नव युवकों का क्या हाल हो रहा है, आगे इकोनॉमी कैसे बनेगी, ये तो गंद फैल रहा है। सो यही होता है हिप्पी कल्चर, ये होता है स्टेज 3। स्टेज 3 पे आके हम रूल्स तोड़ देते हैं। नहाता नहीं है रात रात को, भैया नाइट लाइफ एंजॉय करनी है, रात को जाना है। उसमें क्या होता है, किसी में पेशेंस नहीं होता, सब नशे के अंदर होते हैं। तो जैसिका लाल मर्डर केस कैसे हो जाता है, नशे में शराब नहीं मिली, गन से शूट कर दिया, क्या हुआ? इज़ दिस समथिंग? अभी रिसेंटली एक आया था, प्लेन पे बंदा ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेशन। इतना बड़ा CEO है किसी कैनेडियन कंपनी में, इतने बड़े CEO नहीं है, इतने बड़ी पोस्ट पे है किसी कैनेडियन कंपनी पे, बट ही यूरिनेटेड ऑन अ वेरी एल्डरली वीमेन। अभी उसका अरेस्ट हुआ था पिछले महीने। सो ये सारे केसेस चलते हैं। ये चीज़ क्या है कि भैया कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, वो 70 साल की विमेन है तो उसके ऊपर जाके यूरिनेट कर रहे हो। जैसिका मर्डर केस, पेशेंस खो दी गई, कितना इनह्यूमन हुआ था। जो अभी एक लड़की को 12 किलोमीटर तक, पता है तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ गई और रोक दो, गाड़ी बचा लो, साइड कर दो, नहीं तो नहीं, उसको 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। ये चीज़ है, ये चीज़ हमें जानवर बना देती है कि नहीं कोई पुलिस, क्या पुलिस तो हमारी जेब में है। ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। चलो ये तो आप वायलेंस करो दूसरे के प्रति, किसी और के प्रति, लेकिन यहीं पे जब खुद के प्रति कोई भी एक्शन हो जाता है, कुछ भी हैंड उठ जाता है, तब पेशेंस नहीं आता, तब पैनिक अटैक आता है, तब पता चलता है कि हाई ज़िंदगी जीने का तो कोई मकसद ही नहीं है, मज़ा नहीं है, और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और तब आती है सुसाइड। कितना भी भौतिक दृष्टि में संपन्न हो जाओ, लेकिन अगर ये चीज़ सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, ये भी थर्ड स्टेप भी आपको डीप सीटेड सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। टेम्परेरी आप एलिएटेड हो गए, हाई हो गए, लेकिन जितना हाई हो गए, जब गिरोगे परमानेंट हाई नहीं रहोगे ड्रग्स से, परमानेंट हाई नहीं रहोगे इलिसिट सेक्स से, परमानेंट हाई नहीं रहोगे चाहे कितना भी घूम लो, कुछ भी कर लो, सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ दो, हिप्पीस की तरह रहो, सब मिल रहा है, परमानेंट हाई नहीं आएगा। परमानेंट हाई नहीं आएगा तो जब इतना हाई गए तो जितना हाई गए हो, और जब गिरोगे तो उतनी ज़्यादा चोट लगेगी, और तब कंटेम्पलेशन आते, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, आज मरो या कल, तो आज ही मर जाते, सुसाइड कर लो। तब हल्की सी भी कोई चीज़ होती है, अगेन इलिसिट सेक्स तो हो गया, चल उधर कर लिया उधर कर लिया, लेकिन अंदर तो लगता है यार मैं तो यूज़ हो रहा हूँ, बाद में तो दिमाग में आता है यार मैं तो यूज़ हो रहा हूँ, मेरे को तो कोई वो परमानेंट चीज़ नहीं मिल रही, यूज़ एंड थ्रो हो रहा है मेरे साथ, सुसाइड कर लिया। यही चीज़ होते हैं। फिर आता पैनिक आता है। आप देख लो आप कौन से स्टेज पे हो, रूल्स रेगुलेशन तोड़ने वाली स्टेज पे हो, या अभी मटेरियलिस्टिक उस पे हो कि भैया पैसा कमाना है तो ही हमें, या अभी उसी स्टेज पे हो लवी डबी हैप्पीली एवर आफ्टर। नहीं होगा हैप्पीली एवर आफ्टर। आंसर सिर्फ कृष्णा है, क्योंकि कृष्ण हमारे अंदर बैठे हैं, वही दे सकते हैं। हम लोग वांट है, वी आर बेगर्स, हमें सिर्फ चाहिए। कृष्ण जो है ही इज़ अ मास्टर, वो दे सकते हैं, उनका हाथ ऐसे रहता है, हमारा हाथ हमेशा ऐसा रहेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, चल भर ले इस कटोरे को पैसों से, पर वो पैसा फुलफिलमेंट नहीं ला रहा, वो ओल्ड हो जाता है तो मन भर जाता है। पर कृष्ण नव यौवन है, वो हमेशा न्यू लगते हैं, उनकी कथाएं हमेशा न्यू लगती हैं। क्यों करोड़ों का बिजनेस छोड़ के लोग वृंदावन में रह रहे हैं, हट में रह रहे हैं, कुछ भी नहीं खाने को मिल रहा, मंजीरे लेके बस राधे राधे गा रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा 1008 दंडवती लगा के कर रहे हैं। कंप्लीट किसने करनी है, बस कर रहे हैं, मज़े में है, ऐश में है। पिछले महीने तो आपने देखा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी गए थे किसी वृंदावन के संत के यहाँ दंडवत प्रणाम करने गए। क्यों? फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा, संतों के यहाँ क्यों गए? वहाँ पे जाके झुक गए, इतना पैसा है, यू सी देयर, करोड़ों में उनका एक लेवल है, क्यों गए वहाँ पे? हेमा मालिनी, वाई शी सो
मथुरा वृंदावन के लिए क्यों कर रही है? शी कैन स्टे कंफर्टेबली वेयर शी वांट्स टू स्टे, उनका इतना अच्छा है। सो आप देखिए मटेरियल फुलफिलमेंट भी नहीं है, और जब रेगुलेशंस तोड़ देते हो तब तो आप सुसाइडल पाथ पे हो ही। जब रूल्स रेगुलेशन तोड़ दिया, जब सुनना नहीं है, जब इनकलाबी हो गए हो, तब तो भैया सुसाइडल पाथ पे हो ही हो। तब भी कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं। शिला प्रभुपाद ने जाके इन्हीं हिप्पीज़ को वो फुलफिलमेंट दिया जो उनको उनके माँ बाप का पैसा ना दे सका, और जो उनको उनका रूल्स ब्रेक करने के बाद ऐसा ड्रग्स कल्चर भी नहीं रहा। शिला प्रभुपाद ने इनको परमानेंटली हाई दिया, परमानेंटली आनंद दिया, विदाउट LSD, विदाउट एनी ड्रग्स, और मोस्ट ऑफ द हिप्पीज टर्न। अगर शिला प्रभुपाद वहाँ US नहीं गए होते, उस समय अमेरिका नहीं गए होते, तो ये सारी इकोनॉमी US के यंगस्टर्स सब खराब हो गए। US इकोनॉमी में जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने शिला प्रभुपाद के इस एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया कि जो हम जोर ज़बरदस्ती से नहीं कर पाए, इनको जेलों में बंद करके नहीं कर पाए, इनको मेंटल इंस्टीट्यूट ला के नहीं कर पाए, सिर्फ शिला प्रभुपाद ने हरे कृष्णा महामंत्र दे के इनको चेंज कर दिया, इन हिप्पीज़ को हैप्पी बना दिया, जो कि वो ढूंढ रहे थे। हमारे अंदर की यर्निंग होती है, हमारे अंदर की जिसको कहते हैं एक खोज होती है कि बस हैप्पी हो जाए, बस आनंद मिल जाए, बस दुख ना लगे, कुछ भी होए हम दुखी ना रहे। एक अंदर से तड़प होती है एक हैप्पीनेस की। और इन हिप्पीज़ को, जो कि थर्ड वर्स्ट स्टेज पे थे, रूल्स रेगुलेशन तोड़ने वाली स्टेज पे थे, शिला प्रभुपाद ने सिर्फ कृष्ण मंत्र दे के इनको चेंज कर दिया। वो यर्निंग, जो प्यास थी, वो फुलफिल कर दी। वो कैसे करी, वो क्या हुआ, वो क्या मैजिक है, वो हमें भगवद गीता के और आगे आने वाले चैप्टर्स हमें बताएंगे। सो आज आपको देखना आप कौन से स्टेज पे इंट्रोस्पेक्ट करिए। सॉल्यूशन एक ही है, पर मैं बता रही हूँ आप किस किस सॉल्यूशन पे जाएंगे, उन 3 सॉल्यूशन, उन स्टेजेस पे आप जाएंगे, गिरेंगे तो पहले ही सीख जाइए। तो विद दिस टेक होम मैसेज मैं आज की क्लास यहाँ पे एंड करती हूँ। थोड़ी सी इंटेंस हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा हार्श हुई है, पर दिस इज़ द हार्श रियलिटी, और दिस इज़ व्हाट केसेस आर कमिंग टू मी। मैं तो ग्राउंड लेवल पे बैठ के एज अ डॉक्टर मैं देख रही हूँ ऐसे केसेस, और हाँ, मैं इनसे सीख रही हूँ, मैं अपने पेशेंट से सीख रही हूँ, और कृष्णा की वाणी से सीख रही हूँ कि भैया ऐसा गिर सकते हो। सबसे बड़ा रोग है कि आप अपना माइंड को, अनकंट्रोल माइंड, आप इंजेक्शन लगा लोगे, आप वैक्सीन लगा लोगे कोरोना के लिए, लेकिन अनकंट्रोल माइंड के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ कृष्ण एक वैक्सीन है। विद दिस, हरे कृष्णा।